नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 7 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है प्रथम पारी में, तो टोटल यहाँ पर 40 जो जीके के सवाल पूछे गए थे और इस वीडियो में हूबहू सारे एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं, जो कि अब तक का सेकंड रिकॉर्ड है। इससे पहले एक और शिफ्ट के टोटल सवाल मिले थे और इसलिए वीडियो डिले हो गया। बाकी आज मेरा बर्थडे भी है, तो आपके लिए मैं गिफ्ट की आशा करूँगा कि अभी टेलीग्राम पर लगभग 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट होने ही वाले हैं। तो आप यहाँ पर गिफ्ट के रूप में जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल सेफ की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बाद आपकी वीडियो आ जाएगा ऑल सेफ का, जिसमें सेकंड सेट भी अपन कवर करेंगे। और स्पेशल थिंग, आज बहुत से कैंडिडेट ने रियल और ऑथेंटिक सवाल भेजे, तो इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। और बाकी जिन भी कैंडिडेट का अभी आपके एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप कंसेप्ट कितना ही कवर क्यों नहीं कर लो, जब तक आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और साथ ही साथ एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर टेस्ट बुक आपके लिए लेके आया है 9 वर्ष पर धमाकेदार टेस्ट सीरीज ऑफर है, जो कि 299 रुपये में आपको मिल रहा है 1 वर्ष का। इसमें 100 प्लस एग्जाम्स के 12,000 प्लस अनलिमिटेड टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10% का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। इसमें एनटीपीसी के 162 टोटल टेस्ट है, और जो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं एनटीपीसी के, उसके स्मृति आधारित भी टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस टाइप से सेम पेपर आ जाए तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और यहाँ पर क्यूरेटेड एक क्रैश कोर्स भी है जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो मात्र 349 फीस में इसमें भी आप टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो ले सकते हो। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा लेना। तो देखिए कि यहाँ पर टोटल 40 सवाल मिले हैं। पहला सवाल, 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए कितनी चोटियां खोली गई हैं? तो ये 15 अगस्त 2019 की बात है। भारतीय हिमालय में चढ़ाई करने के लिए टोटल 137 नए पर्वतारोहण और ट्रैकिंग चोटियों को खोलने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 137 चोटियों को खोलने की घोषणा की गई थी। तो ये सवाल आपके लिए टफ रहेगा, करंट अफेयर्स का सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बदरुद्दीन तैयब थे, जो कि 1887 के कांग्रेस अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उनके अध्यक्ष थे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इससे पहले आपके आया था सेकेंड परमाणु परीक्षण में कोड नेम पूछा था, उसमें मैंने बताया था प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नेम और कब हुआ था। तो कोड नेम है दोस्तों इसका स्माइलिंग बुद्धा, और ये हुआ है 18 मई 1974 को। कब हुआ है? 1974 को। पोखरण प्रथम के नाम से इसे जाना जाता है। पोखरण में हुआ है, जो कि जैसलमेर राजस्थान में है। प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 को। और सेकंड कब हुआ है? 11 से 13 मई 1998 को। इसका कोड नेम है ऑपरेशन शक्ति। ये पोखरण सेकंड के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? और ये रिपीटेड सवाल है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये घटना है दोस्तों चौरी चौरा कांड, जो कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। तो चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर है? तो गोरखपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, और इसके फलस्वरूप हुआ ये कि जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, और वहाँ पर 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना से गांधी जी ने क्या कहा कि अहिंसा का यहाँ पर भंग हो चुकी हैं, और इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का उन्होंने निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन है वो समाप्त कर दिया गया था। तो ये घटना आपको पूछी है, आपका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और यहाँ पर असहयोग आंदोलन से एक और सवाल पूछ लिया गया है कि ये हुआ कब था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा। इससे पहले ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो कैटाइन बोलेंगे, और ऋणावेशित आयन को बोला जाता है एनाइन। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? ये भी रिपीटेड हो जाएगा। तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये जनवरी 1921 तक रहा था। और गांधी जी ने भी इसका सपोर्ट किया था 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट देखिए, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये भी इजी सवाल हो जाएगा। 26 जनवरी 1919 को रोलेट एक्ट है वो पास हुआ था। और रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, और ये 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार
सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया कानून है रोलेट एक्ट 1919 को। सेकेंड विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने के लिए, कुपोषण से बचाने के लिए किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा आंसर यूनिसेफ को, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की स्थापना की गई थी इस संगठन का, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट में है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई है। वर्तमान में कार्यकारी निदेशक कौन है? तो वो है हेनरिटा एच फोर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए सवाल नंबर 10। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया है? तो ये मसाले का पेटेंट ऑप्शन 4 थे, इसमें से हो जाएगा हल्दी। पहले ये पेटेंट अमेरिका को दिया गया था, बाद में भारत ने इसका विरोध किया तो वो पेटेंट वापस ले लिया गया है। ऑप्शन हल्दी आपका करेक्ट हो जाएगा। और विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सवाल आ जाए विश्व का सबसे व्यस्तम शिपिंग लेन कौन सा है, कौन सा जल संधि है? तो इंग्लिश चैनल करेक्ट हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में सेपरेट करता है। अगला सवाल देखिए 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होने वाला है? तो 2023 में AFC एशियन कप है वो चाइना में होगा। इससे पहले 2019 में ये AFC जो फुटबॉल टूर्नामेंट है ये कहाँ पर हुआ था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसमें चैंपियन रही थी कतर, इसका प्रथम टाइटल है। और 23 का आपको पूछा है ये चाइना में होगा। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2019 में प्रथम रैंक पर है? तो मानव विकास सूचकांक 2019 में प्रथम रैंक पर है, बहुत बार बता चुका हूँ, सभी को पता होगा, नॉर्वे हो जाएगा। और सेकंड रैंक पर है स्विट्जरलैंड है। ये 189 देशों की सूची में भारत 2019 में 129वें रैंक पर था। और अभी जो दिसंबर 2020 में मानव विकास सूचकांक का जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक 131वीं, 2019 में 129वीं थी। और प्रथम दोनों ही केस में नॉर्वे हो जाएगा। और ये जो आपकी मानव विकास सूचकांक है कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और जिसमें जो मेजरमेंट किया जाता है, इसकी गणना की जाती है मानव विकास सूचकांक की, वो किसके आधार पर की जाती है? एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो इसकी गणना है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत उपलब्धि को मद्देनजर रखते हुए की जाती है। UNDP है जो इस इंडेक्स को जारी करता है, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। अगला सवाल 287 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कंप्यूटेशन है, वो किसका है? तो 287, तो इसका आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 8 और 2 10 और 7 17 है, तो 17 परमाणु क्रमांक हो जाता है। क्लोरीन का आंसर क्लोरीन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2018 एशियन गेम्स में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं? तो 2018 के एशियन गेम्स में और सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं चाइना ने। और इसमें चाइना ने 132 गोल्ड, 92 सिल्वर और 66 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 290 मेडल जीतकर सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। और यहाँ पर इंडिया की रैंक की बात करूँ एशियन गेम्स 2018 की, जो कि जकार्ता पालमबांग इंडोनेशिया में आयोजित हुए हैं, तो 8वीं रैंक रही है भारत की 2018 में एशियन गेम्स में। भारत ने टोटल 69 मेडल जीते थे, जिसमें 15 गोल्ड थे, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट 2022 में एशियन गेम्स होने वाले हैं हांगझाऊ चाइना में। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो 11 सूत्रीय मांग पर यहाँ पर गांधी जी ने डिमांड की थी। और ये गांधी इरविन समझौता है, ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, एक राजनीतिक समझौता था। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होती है? इजी सवाल वायु प्रदूषण हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? हमेशा की तरह आज भी कंप्यूटर के 3 सवाल पूछे गए हैं। कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं? तो इसमें इजी है, पेपर नहीं है, बाकी सभी कंप्यूटर के भाग हो जाएंगे। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो अभी 2020 में भारत यहाँ पर नया टर्म स्टार्ट हुआ है, तो टोटल 8 बार भारत है अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, जिसका कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट में देखिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, संविधान संशोधन एक्ट है, ये 1992 वाला एक्ट पारित हुआ था। इसके प्रतीक के रूप में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 2010 में मनाया गया था। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो वो इससे एक दिन पहले यानी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल और 24 अप्रैल दोनों ही सवाल पूछ लिए गए हैं। भारत में UNO के कितने संगठन हैं? इस सवाल में थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट करके बता देना क्या एग्जैक्ट 26 आंसर होगा या फिर कोई
और आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम केंद्र और राज्य सरकार ने किस नाम से शुरू किया था। ये भी थोड़ा सा सवाल में डाउट है एग्जैक्ट किस टाइप से पूछा गया था। ये तो जरूर पूछा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार ने एक जो योजना शुरू की थी उसका नाम, ऑप्शन में बहुत सी योजनाओं के नाम दे रखे थे, 4 ऑप्शन जो आते हैं। तो आप कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का प्रथम पारी में था एग्जैक्ट ये सवाल क्या था। और बाकी ये जो आपके इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वाली जो पंचवर्षीय योजना है वो है दूसरी योजना, करेक्ट हो जाएगा। 2019 जीडीपी के अकॉर्डिंग विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक कौन सा है। तो इसमें भारत की रैंक 5वीं है। प्रथम रैंक इसके अकॉर्डिंग यूएस की है, सेकंड चाइना की, थर्ड जापान, फोर्थ जर्मनी की है। अभी 2020 की मैं बात करूं जीडीपी रैंक में नॉमिनल के अकॉर्डिंग भारत की 6ठी रैंक है और पीपीपी के अकॉर्डिंग भारत की 3री रैंक है 2020 जीडीपी के अकॉर्डिंग। और जीडीपी में बहुत बार पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा योगदान किस सेक्टर का है। तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर जो तीसरा तृतीयक क्षेत्र है उसका योगदान देख सकते हो जीडीपी में। और बाकी यहाँ पर एग्रीकल्चर है 16%, इंडस्ट्री का 25 है, मैन्युफैक्चरिंग का 14%। और पीपीपी की यहाँ पर मैंने जो रैंक बताई इसकी ये फुल फॉर्म भी आप देख लेना। नेक्स्ट वन देखिए खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है। तो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा जो तृतीय पोषण स्तर पर होता है। और इसमें जो मांसाहारी द्वितीय पोषण स्तर का उपभोग करते हैं उसे तृतीय पोषण स्तर कहते हैं। जो द्वितीय पोषण स्तर का उपभोग करेंगे जो मांसाहारी होंगे वो तृतीय पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पूछा है कि तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता है, तो आप कहेंगे द्वितीय उपभोक्ता, करेक्ट हो जाएगा। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है, जो पेड़ पौधों का उपभोग करता है, पेड़ पौधे जो प्रथम पोषण स्तर है। और प्राथमिक उपभोक्ता है जो भी उपभोक्ता है अपने से एक कम पोषण स्तर का होगा। जैसे कि द्वितीय पोषण स्तर में कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता होगा, जो शाकाहारी प्राणी हैं उनका प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों का उपभोग करते हैं और प्रथम पोषण स्तर पर डिपेंड है। प्रथम पोषण स्तर कौन सा है, जो हरे पौधे हो जाएंगे। और जो पोषण स्तर 4 भी रहता है इसके अंतर्गत मनुष्य को सम्मिलित किया जाता है, जो पेड़ पौधे हो और कोई भी जैसे मांसाहारी हो जाएगा इसमें स्पेशली मनुष्य अपने पोषण के लिए उपयुक्त तीनों पोषण स्तर पर डिपेंड करता है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश है, सेकंड महाराष्ट्र, बिहार। ये रैंक जरूर याद रख लेना, पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद जनसंख्या महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल की। सबसे कम जनसंख्या है यूटी और स्टेट में आपके लक्षद्वीप की हो जाएगी। और राज्य में सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। WCCB की फुल फॉर्म पूछिए तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ये एक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए एक स्टेचुटरी बॉडी हो जाएगी। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ पर मनाया गया था। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये आपके 18 से 20 अगस्त 2018 को मनाया गया था, मॉरिशस में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, मॉरिशस में। नेक्स्ट आपके विश्व हिंदी सम्मेलन होगा 2021 में, वो होगा फिजी में आयोजित होगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये हुआ था आपके 1975 में नागपुर। 10 से 12 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। इसलिए आपको पता होना चाहिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि प्रथम सम्मेलन 10 जनवरी को हुआ था। ये तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि भारत में तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोनों ही डेट अलग अलग हैं। विश्व का पूछ ले तो 10 जनवरी और भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था। तो ये 2 महिलाएं हैं अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। अब धारा 377 है क्या, तो इनके तहत इस धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान 1861 में जो समलैंगिकता है उसको अपराध घोषित किया गया था। समलैंगिकता का मतलब क्या है कि एक ही जेंडर के 2 लोग आपस में संबंध बनाने की इजाज़त नहीं होगी, जो कि 6 सितंबर 2018 को इस केस में ये धारा हटा दी गई है। कार्बन के आपको अपरूप पूछा है, कौन सा एलोट्रॉप्स है कार्बन का। 3 अपरूप है, किसके लिए, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन हो जाएगा। इसमें आपके हीरा दे रखा था ऑप्शन में जो बिल्कुल करेक्ट है। और अपरूप की परिभाषा से एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो यहाँ पर बता दूं जब एक तत्व
दो या अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके गुण धर्म एक दूसरे से भिन्न होते हैं वो उसकी अपरूपता कहलाते हैं और ये तत्व अपरूप होंगे। वन बेल्ट वन रोड योजना है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो किस देश ने चलाई थी जिसका भारत ने विरोध किया था? तो ये चाइना और पाकिस्तान वाली जो देखिए ये जो वन बेल्ट वन रोड योजना है वैसे तो 2013 में चाइना के द्वारा प्रायोजित एक योजना है और ये पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़कों और रेल मार्गों से कनेक्ट किया जाना है इस योजना के तहत। और सवाल में पूछा था कि भारत ने जो विरोध किया था वो किस हेतु किया था? तो चाइना और पाकिस्तान में ये रोड जो जारी थी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाले चीन के सिल्क रोड प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध भारत ने किया और बीजिंग में शुरू हुई बेल्ट एंड रोड फॉर्म्स का बाइकआउट किया था भारत ने। तो ये पाकिस्तान और चाइना वहाँ पर ऑप्शन था, आपको करेक्ट करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना है पहले इंदिरा आवास योजना था जो कि इंदिरा आवास योजना को प्राइम मिनिस्टर उस समय राजीव गांधी ने 1985 में शुरू किया था और यहाँ पर योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है। पीएम मोदी के द्वारा जून 2015 में शुरू की गई योजना है और इसमें एक लक्ष्य भी रखा गया है 2022 तक है वो आवास प्रदान करने का टारगेट रखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ये आपको जरूर याद रखना आने वाले एग्जाम के लिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? ऑप्शन में राजीव आवास योजना भी था। तो राजीव आवास योजना है ये शुरू की गई थी 2011 में 2 जून 2011 में स्पेशली जो स्लम है झुग्गी झोंपड़ी है उनसे मुक्ति दिलाने के लिए गरीबों को अपना घर का सपना पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? इससे पहले एनटीपीसी में आ चुका है आपके कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसने शुरू की थी। उसमें मैंने ये फैक्ट बताया था कौन से मेट्रो सिटी को कनेक्ट करती है ये योजना। तो आज यहाँ पर पूछ भी लिया है तो हैदराबाद ऑप्शन में था जिनको कनेक्ट नहीं करती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो 2001 में प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई योजना है। स्वर्णिम का मतलब यहाँ पर चतुर्भुज का मतलब 4 मेट्रो सिटी को कनेक्ट करेगी। उनमें 4 में है नॉर्थ में दिल्ली, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई और साउथ में चेन्नई। इसकी लेंथ है 5846 किलोमीटर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई से एक आपका सवाल था, एग्जैक्ट क्या सवाल था क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे थे, पूछा था कौन सा सही है या फिर सही नहीं है और इसलिए ये थोड़ा अस्पष्ट सा सवाल है। एफडीआई से सवाल पूछा गया है तो यहाँ पर मैं एफडीआई से बता दूं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश का हुआ है अब की बार? तो सिंगापुर करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आता रहता है ये सवाल भी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश का है? तो सिंगापुर का है, सेकेंड मॉरिशस का, थर्ड नीदरलैंड का, फिर यूएसए का हो जाता है। और मैं बात करूं विश्व में सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश है, सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किस देश में आता है निवेश? वो नीदरलैंड में आता है और सेकंड अब यूएस में, पहले यूएस था इसका। और तो ये एफडीआई से एक सवाल पूछा गया था स्टेटमेंट से। भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक आपको पूछा है तो होमी जहांगीर भाभा है। उन्होंने 1950 के दशक में ये योजना चलाई थी त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था कि दक्षिण भारत के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मोनोजाइट रेत में पाए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करते हुए भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना था और इसलिए इन्हें इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक भी कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहा जाता है। और फिर यहाँ पर पूछना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो वो विक्रम साराभाई हैं। न्यूक्लियर का पूछ रहे तो होमी जहांगीर भाभा और अंतरिक्ष कार्यक्रम के विक्रम साराभाई। और फिर एक आपके कंप्यूटर का ये पूछा गया, इससे पहले कंप्यूटर का एक तो ऊपर आ गया सवाल और 2 सवाल ये जो पूछे गए हैं, हाउ मैनी पेरीफेरल इनपुट आउटपुट पोर्ट इन कंप्यूटर है? इसका एग्जैक्ट आंसर मालूम नहीं है मेरे को, यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं जो पेरीफेरियल रहते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करने के लिए किस प्रोटोकॉल के तहत ये किया जाता है? तो ये रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? मतलब करंट अफेयर्स में यहाँ पर अक्टूबर 2020 ऐड हो रहा है, इसका मतलब इससे पहले तक आपको कवर करके जाना है। अक्टूबर 2020 तक भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो वर्तमान केस में हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार आइलैंड 1, चंडीगढ़ 2, फिर ये 1 हो गए हैं तीनों ही, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव 2 अलग थे अब 1 हो गए 3, फिर आपके दिल्ली हो गया 4, जम्मू कश्मीर 5, लक्षद्वीप 6, लद्दाख आपके 7 और पुदुचेरी 8 हो जाएंगी। यूटी 28 हो जाएंगी स्टेट। पहले
29 था, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया है यूनियन टेरेटरी। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप टेलीग्राम पर आई होप 1 लाख आज सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर बहुत सा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, उसका आप ज़रूर लाभ उठा लेना। धन्यवाद।